हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर्स के अलावा मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है जो नोट्स हैं ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। ये जो नोट्स होते हैं हमारे, ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से एनरिच्ड होते हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे आपकी स्टडीज़ में, आपकी प्रिपरेशंस में बहुत ही अच्छे से। इफ़ अगर आप लोग इन नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर कीजिए और आगे की स्टेप्स जो है वो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगी। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स में हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। एज वी नो फॉर द एग्जाम, फॉर द ईयर, जो हम बात करें अगर बोर्ड एग्जाम्स की फॉर द ईयर 2022-23, तो हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है? एमसीक्यूज है, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स है। अब हम लोग वही चीज़ चैप्टर वाइज जो है हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में देख रहे हैं कि हम जो है हर चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके जो है शॉर्ट आंसर्स देखेंगे और लॉन्ग आंसर्स देखेंगे। तो बस उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आ गए हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब अगर हम एग्जाम की बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि हमें आंसर करने होंगे 60 to 80 वर्ड्स में, एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन वी नीड टू आंसर इन 80 to 100 वर्ड्स। वर्ड लिमिट से आपको जो है बिल्कुल स्टिक होके चलना है, बिल्कुल भी उसे एक्सीड नहीं करना है। हमेशा जब भी आंसर लिखोगे तो क्वालिटी पर ध्यान देना, क्वांटिटी पर मत देना। ठीक है, अब जहाँ जैसे जैसे आप लोगों को यहाँ पर भी क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो एक जो है प्रैक्टिस यहाँ पर अप्लाई करना कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा बहुत, उसके बाद में हम लोग आंसर पर चलेंगे। नाउ यू विल सी कि जैसे कि क्वेश्चन है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आंसर नहीं है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना है और अपनी कॉपी में उसका आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में जब मैं आंसर बता रही हूँ तो उस आंसर से चेक करो कि क्या आपने सही आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। ऑल्सो ये भी होगा कि जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आया कि भाई एग्रीगेट डिमांड का जो भी कंपोनेंट है वो बताओ, चलो कंपोनेंट छोड़ो और कुछ हम लोग बात करें कि अगर हम बोल रहे हैं एक्सेस डिमांड को हम कैसे जो है क्योर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसके कुछ भी आप 1-2 एलिमेंट्स बताओ या 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वी नो कि देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। बहुत सारे जो है हमारे पास में क्या है, मेजर्स होते हैं उसके। तो हो सकता है आपने कुछ और लिखा हो, मैंने यहाँ पर कुछ और शो किया हो। बस आपको ध्यान क्या देना है कि आपने जो भी आंसर लिखा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, ऑल्सो आपके आंसर और यहाँ पर जो आंसर आप लोग को दिखेगा उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा, वर्ड टू वर्ड तो सेम होगा नहीं, 1-2 सेंटेंसेस डिफरेंट होंगे, लाइन्स डिफरेंट होगी। तो आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पर कोई आपके आंसर आपने जो लिखा है उससे कोई अच्छी जो है यहाँ पर आपको कोई सेंटेंस दिख रहा है, कोई स्टेटमेंट दिख रही है क्या? इफ यस, तो स्टेटमेंट को क्या करो, अपने आंसर में इनकलकेट कर दो, अपने आंसर में इंक्लूड कर दो। इससे आपका ये आंसर क्या बनेगा, अच्छे से इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, वो जो है वो ज्यादा बेटर वे में प्रेजेंट हो सकेगा और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स आपके बैचमेट्स हम बोल दें, तो ये सब लोग, आप सब लोग एक ही बुक से पढ़ रहे हो। ठीक है, एक ही बुक से पढ़ रहे हो, एक ही कंटेंट पढ़ रहे हो, सेम सिलेबस पढ़ रहे हो, लेकिन आपको दूसरे के आंसर से अपना आंसर अलग दिखाना है। तो बस वही चीज जो है वो आपको इन वीडियोस में प्रैक्टिस करनी है। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीज समझ में आ गई। ऑल्सो आंसर राइटिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट वगैरह जो है ये जहां पर भी बन सकते हैं वहां पर आपको इंक्लूड करना है। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीज क्लियर है। स्टार्ट करें अब हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ में। ऑल्सो एक और चीज यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपके सामने वेरियस क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखोगे तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके चैप्टर के हर एक पार्ट से लिए गए हैं। अब अगर हर एक पार्ट से लिए और अगर मैं डिटेल में गई तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है पूरा का पूरा चैप्टर वापस रिवाइज करेंगे। एंड आप लोगों को भी पता है कि पूरा चैप्टर रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है एंड हमें वीडियो को लेंदी नहीं बनाना है, बहुत ही जो है शॉर्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करना है। तो इसलिए इफ इन केस अगर आपको कहीं पर भी कोई भी
काइंड ऑफ टॉपिक में कोई भी काइंड ऑफ दिक्कत आए तो आपको क्या करना है, जो हमारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस है उन पर जाना है, वहां से अपना जो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है और फिर वापस जो है इस वीडियो पर आकर आगे के जो भी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर लेना है। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, स्टेट गिविंग वैलिड रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हमारे पास में गिवन है और हमें बताना है रीजन के साथ में कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। ए है आपके पास में, इंड्यूस्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। जो इंड्यूस्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो अफेक्ट नहीं होता है बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। क्या ये बात सही है? नो, इट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? बात किस चीज की कर रहे हैं हम? इंड्यूस्ड लेवल की। इंड्यूस्ड लेवल मतलब कि ऐसा पर्टिकुलर कंजम्पशन जो कि चेंज होता है विथ चेंज इन इनकम, या फिर हम ये बोल सकते हैं जिस पर जो है इनकम का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, राइट? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इंड्यूस्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन कहेंगे। नाउ अगर हम बात करें डिस्पोजेबल इनकम की, तो अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो हमारा कंजम्पशन कम होगा। दैट मीन्स ये जो डिस्पोजेबल इनकम है इससे आपका जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो अफेक्ट होता है। तो इंड्यूस्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो अफेक्ट होगा डिस्पोजेबल इनकम से, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सेकेंड वाली पर आ जाओ, एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एमपीसी जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। क्या ये बात सही है? ये से बिल्कुल सही है, क्योंकि एमपीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 1। ठीक है, 1 क्यों है? बिकॉज एमपीसी क्या है आपका? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अगर इसे हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में बताएं तो आपकी इनकम का कितना पार्ट जो है कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा है वो एमपीसी बताता है। तो अगर मेरी इनकम 100 रुपीज से बढ़ रही है और अगर मैं पूरी की पूरी ये जो 100 रुपीज की जो इनकम बढ़ी, अगर ये पूरी ही मैं कंजम्पशन में भी यूज कर दूं तो भी जो है हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोल रही हूँ मेरी इनकम 100 रुपीज से बढ़ रही है और इसकी वजह से मेरा कंजम्पशन 200 से बढ़ रहा है, तो ये चीज बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल आपने बोल दी, ये हो ही नहीं सकता है। आपकी इंक्रीज इनकम का आपने पूरा पार्ट यूज कर लिया तो आपका आंसर 1 आ जाएगा और वही आपका एमपीसी बताता है। ठीक है, तो एमपीसी जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में हमने लिखा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन व्हाइल द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज फ्री फ्रॉम इनकम लेवल। ठीक है, अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन एज वी नो कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम कैसे डिनोट करते हैं? सी बार से डिनोट करते हैं और ये इनकम लेवल से फ्री होता है। क्या ये इनकम लेवल से फ्री होता है? यस, बिल्कुल होता है। वी नो एट इनकम लेवल ऑफ 0, ठीक है, जब इनकम हमारी 0 है तब भी कुछ कंजम्पशन किया जाता है और उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दैट मीन्स कि ऐसा कंजम्पशन जो कि इनकम लेवल से अफेक्ट नहीं होता उसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल रहे हैं। लेकिन इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो है वो इनकम लेवल से अफेक्ट होता है, इसलिए डिस्पोजेबल इनकम में भी जो है मतलब कि डिस्पोजेबल इनकम से भी जो है वो अफेक्ट होगा। इसीलिए आपका जो स्टेटमेंट ए है ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, एमपीसी इज द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पर हम जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट या फर्स्ट वाला सेंटेंस आप लिखोगे दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और ट्रू क्यों है? तो उसके पीछे का रीजन है कि जो एमपीसी है वो है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, इसीलिए ये जो है 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। ऑल राइट, आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। What is marginal propensity to consume? How is it related to marginal propensity to save? ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है ये बताना है, प्लस हमें ये बताना है कि ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो बता देते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम, दैट इज चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। ठीक है, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अब वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने बता दिया क्या होता है। अब इसका रिलेशन हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ में बताना है, तो हम अगर 2 लाइन में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को भी एक्सप्लेन कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, दैट इज चेंज इन एस,
to change in income, that is change in y. तो MPS is equals to change in S divided by change in y. So MPC plus MPS is equals to 1 होता है. ये रिलेशनशिप है जो कि हमें पता है कि how is MPC related to MPS. तो MPC plus MPS कितना होता है, 1 होता है. ठीक है. So this is because, ये क्यों होता है इसको हमें एक्सप्लेन तो करना है ना कि ये रिलेटेड कैसे हैं. ठीक है. तो ये क्यों होता है, क्योंकि MPC हमें पता है क्या है, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई है. एमपीएस हमें पता है चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई है. इस रिलेशन को बताने के लिए ही यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, उसे एक्सप्लेन भी कर दिया है. इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू में क्या आने वाला है, वी नो चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस कितना हो जाएगा, चेंज इन वाई हो जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका चेंज इन वाई, और ये एज इट इज जो है हमने क्या लिया है, एलसीएम ले लिया है. ठीक है. एलसीएम लेके दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आपके पास में कुछ ये चीज आ जाएगी, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 1. तो इस वे से जो है हम बता रहे हैं कि एमपीसी और एमपीएस का क्या रिलेशनशिप है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस होता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी होता है. ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं. विच कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड वाई, एपीसी और एपीएस. एपीसी और एपीएस में से कौन सा है जो कि ग्रेटर देन 1 हो सकता है और क्यों हो सकता है. एपीसी क्या होता है स्टूडेंट्स, एपीसी इज कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, एंड एपीएस क्या होता है, सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम. ठीक है, ये चीज हमें पता है. दिस इज कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम और एपीएस है सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम. अब अगर हम बात करें एपीसी की, तो क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. कब हो सकता है, देखो वी नो एक कंसेप्ट है ऑटोनॉमस कंजम्पशन का. ये कब हम लोग देख रहे हैं, जब इनकम इज इक्वल्स टू 0 होती है. ठीक है, उस टाइम पर जो कंजम्पशन है वो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. इससे हमें पता है कि एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा हो जाए. तो अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगी तो एपीसी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा. अगर मैं बोल रही हूँ कंजम्पशन 200 है, इनकम इज 100, तो आपका एपीसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ये ग्रेटर देन 1 है. लेकिन जब हम सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग जो है वो कभी भी ग्रेटर देन वाई नहीं हो सकता. राइट, सेविंग जो है वो कभी भी आपकी इनकम से ज्यादा हो ही नहीं सकती. आपकी इनकम है उतना ही आप सेव कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स. वैसे जितनी इनकम है वो पूरी की पूरी कभी सेव होती ही नहीं है. लेकिन अगर येट हम बोले कि मैक्सिमम सेविंग कितनी हो सकती है, तो जितनी आपकी इनकम है उतनी आपने सेव कर ली, हमने ये चीज मान ली. तो अगर ये भी मानते हैं कि s इज इक्वल्स टू वाई है, तो आपका जो एपीएस है वो इक्वल टू 1 ही आएगा. राइट, जैसे कि मेरी इनकम अगर 100 है और अगर मैं पूरा का पूरा सेव कर रही हूँ तो दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल गिव यू 1. सो दैट मीन्स व्हाट कि एपीएस की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है. लेकिन एपीसी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है. ठीक है. ऑल्सो एक और रिलेशन जो यहीं से हम लोग देख सकते हैं कि एपीएस जो है वो नेगेटिव हो सकता है. नेगेटिव कब होगा, जब डिस सेविंग होगी. लेकिन एपीसी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन किया ही किया जाता है, चाहे वो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कंजम्पशन होगा. ठीक है, तो आपका एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता और एपीएस जो है वो नेगेटिव हो सकता है. ऑल राइट, सो आई गेस ये जो रिलेशनशिप है ये क्लियर है. ये जो वेरियस रिलेशनशिप्स है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को प्रॉपरली जो है पता होने चाहिए. ठीक है, सो अब इसका आंसर देख लो. एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, while APS is the ratio of savings to income. Value of APC can be greater than 1 at a very low levels of income when consumption expenditure is more than income. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम है तो उस टाइम पर एपीसी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है. At that point savings are negative, that is APS will also be negative. ठीक है, उस टाइम पर सेविंग्स क्या है, नेगेटिव है. नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अगर हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास में कुछ सेविंग्स होगी, उसे हम डिससेव कर रहे हैं, उसे हम यूज कर कर जो है अपना कंजम्पशन कर रहे हैं. तो एपीएस विल ऑल्सो बी नेगेटिव. सो वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 एज सेविंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन इनकम. ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एपीएस की जो वैल्यू वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है, क्योंकि जो सेविंग्स है वो कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती है. ठीक है,
आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। गिविंग रीजंस स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, हमें रीजंस के साथ में बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। देखते हैं क्या गिवन है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो हमेशा 0 से ज्यादा रहेगा। अभी अभी हम लोग जो है इस चीज को समझ कर आए कि एपीएस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर एपीएस नेगेटिव होगा तो वो 0 से ग्रेटर कैसे होगा, वो 0 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो दैट मीन्स ये जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बोला है दिस इज फॉल्स। ठीक है, सेकेंड वाला क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेरीज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है। अब इस चीज को समझो, जो K है स्टूडेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, MPC से रिलेटेड है। K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC होता है। ठीक है, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनका, अगर जितना ज्यादा MPC होगा उतना ज्यादा क्या होगा, K होगा। अगर मान लो MPC उसके लोएस्ट पर है, MPC का लोएस्ट क्या होगा, 0 होगा, कि जितनी भी आपकी एडिशनल क्या है इनकम है वो पूरी की पूरी अगर सेव कर ली जाए तो MPC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दैट इज यू आर डूइंग 0 कंजम्पशन आउट ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम। तो अगर MPC उसके जो है लोएस्ट पर अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो मल्टीप्लायर है वो भी उसके लोएस्ट पे होगा। और ये हम कैसे बोल सकते हैं, इसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उससे बोल सकते हैं। सो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो दैट विल बी 1 माइनस 0 विल गिव यू 1, सो 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो K जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो उसके अगर मिनिमम पर भी जाएगा तो वो 1 ही होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पर 0 लिखा है इसलिए ये क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। जो अपर लिमिट है दैट इज व्हाट, इन्फिनिटी। तो क्या इन्फिनिटी होगा, यस बिल्कुल इन्फिनिटी होगा। अगर हम बात करें MPC के मैक्सिमम वैल्यू की तो वो कितनी होगी, 1 होगी। तो दिस वुड बी 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0 दैट वुड बी इन्फिनिटी। ठीक है, सो दैट मीन्स कि K की वैल्यू कितनी आती है आपकी, इन्फिनिटी आती है उसके मैक्सिमम पर। या फिर हम ये बोलें कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू वेरी करती है बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, 1 एंड इन्फिनिटी के बीच में जो है आपकी जो वैल्यू है K की वो वेरी करती है, 0 और इन्फिनिटी के बीच में नहीं। इसीलिए ये भी क्या है, ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आ जाओ इसके आंसर पर। सो सबसे पहले हमने लिखा द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन द इनकम लेवल द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज लेस देन 0 और नेगेटिव। ठीक है, और सेकेंड वाला भी हमने बताया कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, सिंस K इज इक्वल्स टू 1 divided by 1 minus MPC. Hence, even if the MPC will have its minimum value, that is 0, the investment multiplier will be 1. Similarly, when MPC is equals to 1, the investment multiplier is infinity. So, we can say that the value of investment multiplier varies between 1 and infinity. ठीक है, 0 लिखा है इसलिए वो गलत है, ये जो है ये 1 and infinity के बीच में फ्लक्चुएट करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। डिस्कस एनी 3 मेजर्स बाय विच डेफिशिएंट डिमांड इन एन इकोनॉमी कैन बी करेक्टेड। कोई भी 3 मेजर्स जो है हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, जिससे कि जो डेफिशिएंट डिमांड है इकोनॉमी में वो करेक्ट की जा सकती है। अब डेफिशिएंट डिमांड की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या वो चीज शो कर रहा है कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं और सप्लाई ज्यादा है। लोग डिमांड क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है। ठीक है, सो इन शॉर्ट किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी में। तो अब आप जो भी मेजर्स लिखोगे वो क्या, किस वे से लिखोगे, वो ऐसे होंगे जिनकी वजह से जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगी इकोनॉमी में। ठीक है, तो 3 मेजर्स आप कुछ भी ले सकते हो, इनके अलावा कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही मेजर्स लिखने हैं। ठीक है, सो द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड कैन बी सॉल्व्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड एज अंडर। First is increase in public expenditure on public welfare. All right. Then you have reduction in direct and indirect taxes, which will lead to increase in disposable income and increase in demand. Reduction in bank rate, which will result in reducing the rate of interest. As a result, investment will increase and AD will also increase. ठीक है, तो ये कुछ 3 मेजर्स हमने लिखे हैं, इसके अलावा आप कोई भी मेजर्स लिख सकते हो। बस उसका कंडीशन क्या है कि मनी सप्लाई उससे इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तभी डेफिशिएंट डिमांड जो है वो क्योर की जा सकेगी। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट पर, एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो हमें एक्सप्लेन करना है, डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन कर देते हैं। सो डेफिशिएंट डिमांड ऑकर्स व्हेन एडी इज लेस देन एएस, ठीक है, ये पर्टिकुलर हमने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है दैट इज दिस वन, ठीक है, पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब कि ए पॉइंट पर डेफिशिएंट डिमांड मतलब कि डिमांड कम हो रही है, तो हमने AD1 से नीचे एक डिमांड कर्व बनाया, या वी कैन एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया दैट इज AD2, ठीक है, ये हमारा AD2 आया है। यहाँ पर ये जो गैप है दिस इज शोइंग व्हाट, डिफ्लेशनरी गैप, और यही क्या बता रहा है आपका, डेफिशिएंट डिमांड भी बता रहा है कि आपकी जो है डिमांड इतने से कम है, ठीक है। आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इस पॉइंट पर आ रहा है, ये आपकी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये आपकी ओल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, तो ये जो पर्टिकुलर गैप होगा वो आपकी डेफिशिएंट डिमांड को शो करता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमने यहाँ पर क्या कर दी है, शो कर दी है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ डिमांड इज इंडिकेटेड बाय AD1। इफ द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिमेन्स ओनली अप टू AD2, द गैप बिटवीन AD1 एंड AD2 इज इक्वल टू AB। सो डेफिशिएंट डिमांड इज इक्वल्स टू ABC, दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है यह आपका डेफिशिएंट डिमांड शो कर रहा है, ठीक है। तो ये डेफिशिएंट डिमांड को हमने विद डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर आप प्रॉपर्ली जो है डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉपर वर्ड्स में जो डेफिनेशन है वो दोगे कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी फॉल्स शॉर्ट ऑफ falls short of aggregate supply, ठीक है। So this is the situation of deficient demand, and deficient demand leads to, या फिर जो आपका deficient demand है उसकी वजह से क्या आ रहा है, deflationary gap आ रहा है। So you can tell कि deficient demand leads to deflationary gap। उसके बाद में इस डायग्राम को, इस ग्राफ को आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ से। All right, I guess question is clear to you। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। कैलकुलेट change in final income if marginal propensity to consume, that is MPC, is 0.8 and change in initial investment is 1000 crores। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन इनकम, ठीक है। आपको चेंज इन इनकम को फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है आप लोगों के पास में स्टूडेंट्स, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है 1000 करोड़ का, और MPC की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.8 की। अब इनसे आप चेंज इन Y कैसे निकाल सकते हो, बहुत ही इजी है। वी नो K इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। ऑल्सो वी नो K इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I। अब आप लोगों के पास में दो मेथड्स है। पहला मेथड कि आप क्या करो, इसे यूज कर लो, ठीक है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसे यूज कर कर जो है आप क्या फाइंड आउट कर लो, अपना जो चेंज इन Y है इसे फाइंड आउट कर लो। क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर हम इस K को ध्यान ना दें, इस K को हटा दें यहाँ से, तो यू हैव MPC की वैल्यू, यू हैव चेंज इन I की वैल्यू, तो आपका जो चेंज इन Y है वो निकल जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हो, दूसरा मेथड यूज कर सकते हो कि सबसे पहले K की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप 1 माइनस MPC करके, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC करके, दैट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 विल गिव यू 0.2। ये यहाँ से हटाओ, ये हुआ तो आपका क्या आया आंसर 5, ठीक है। तो K इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब इस चीज को आप जो है वो इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, दैट इज, उसी को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I। अगर हम लोग करें तो दैट वुड बी 5 इंटू, ये 1000 है, इसको इधर कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल्स टू चेंज इन Y, दिस विल गिव यू 5000 करोड़, ठीक है। तो आपकी चेंज इन Y आ जाएगी 5000 करोड़। ये आपका एक मेथड हो गया। एक इससे भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं, आंसर दोनों में ही सेम आना है। दिस वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, दैट मीन्स 1 माइनस 0.8 कर दें तो ये आ जाएगा आपका 0.2 इज इक्वल्स टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये 1000 को इस साइड क्या कर दो, डिवाइड में ले आओ, ये आ गया यहाँ पर 1000, यहाँ से 1000 हट गया, यहाँ पर एक और 0 है, इसको इधर कर देते हैं, दिस वुड बी 5000। तो आपका चेंज इन Y आ जाएगा 5000 करोड़ का, ठीक है। तो दोनों मेथड्स में से जो भी मेथड आपको इजी लग रही है वो आप यूज कर सकते हो, दोनों ही इजी मेथड है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में कैलकुलेशन ज्यादा किसी में कम हो, ठीक है। बस कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो भी पर्टिकुलर मेथड सही लग रही है आप उसे यूज करके और अपना जो चेंज इन Y है उसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये
पर्टिकुलर आंसर इस वे में भी आप लोग देख लो, MPC is equals to 0.8 and change in initial investment is this, so therefore we have done everything like this and ये जो है हमारी change in income आ जाएगी, that is 5000 crores। ठीक है, ये पूरा जो है अभी अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो आई गेस ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। State the impact of excess demand under the Keynesian theory on employment in an economy। क्या करना है हमें, excess demand का क्या impact होगा employment पर एक इकोनॉमी में, वो हमें बताना है अकॉर्डिंग टू Keynesian's थ्योरी। ठीक है, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाना टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसे हम एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू Keynesian's थ्योरी। Keynesian's थ्योरी के हिसाब से बोला है, तो Keynesian's थ्योरी के हिसाब से एक्सेस डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है स्टूडेंट्स, ये आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये हमें सिग्निफाई कर रहा है कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुली एम्प्लॉयड है। ठीक है, सिर्फ जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है वो हमारे कंट्री में प्रिवेल नहीं कर रही है। यहाँ पर सारे लोगों के पास में क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, जिसको भी काम करना है उसे काम मिल रहा है, जो आउटपुट है वो भी उसकी जो है फुलेस्ट कैपेसिटी पर प्रोड्यूस किया जा रहा है। दैट मीन्स जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है उतना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इससे ज़्यादा जो है कोई भी रिसोर्सेज आइडियल बचे नहीं है। तो जब हम Keynesian's थ्योरी में बात करते हैं एक्सेस डिमांड के इम्पैक्ट का, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और अगर हम आउटपुट की भी बात करें तो दोनों में ही जो है नो चेंज वाली कंडीशन हम लोग देखते हैं। नो चेंज वाली कंडीशन क्यों देखते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू Keynesian's थ्योरी जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है उस पर सारे रिसोर्सेज जो है वो फुली एम्प्लॉयड है, कोई भी रिसोर्सेज आइडियल नहीं छूटे हैं, तो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट आउटपुट नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इसका प्राइस पर क्या इफेक्ट होता है, प्राइस विल राइज। ठीक है, प्राइस क्यों राइज होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो हमारा डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है वो वर्क करेगा, और जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे चीजों के। ठीक है, और जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली अपने आप जो है डिमांड भी नीचे आ जाएगी, बिकॉज वी नो कि जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड फॉल होती है, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये चीज पर्टिकुलर जो है आपका एग्रीगेट डिमांड वो वापस फॉल होगा और वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड का एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पर ये पर्टिकुलर क्या है, इंपैक्ट है, और अगर प्राइस लेवल पे की बात करें तो प्राइस लेवल विल इंक्रीज। ठीक है, so excess demand is not a desired situation because it does not lead to any increase in the level of aggregate supply as the economy is already working at full employment level. Excess demand has the following effect on output, employment and general price level. Output पर क्या effect है, तो excess demand does not affect the level of output because economy is already working at full employment level and there is no ideal capacity in the economy. Effect on employment क्या है, there will be no change in the level of employment as the economy is already operating at the full employment equilibrium and there is no involuntary unemployment. ठीक है, तो जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी नो चेंज है, और अगर जनरल प्राइस लेवल की बात करें so this will increase. ठीक है, तो excess demand leads to rise in general price level known as inflation as aggregate demand is more than aggregate supply. All right, I guess this is clear to you. आगे चलें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस बताना है। देख लेते हैं दोनों को कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है। ठीक है, अब जब भी हम लोग डिफरेंसेस बताएंगे किस वे से बताएंगे, हम बताएंगे जो आपका टैबुलर फॉर्मेट है उस वे से। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने आंसर आ गया है, हम लोग देख लेते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। Autonomous consumption, so when consumption occurs even at zero level of income, this is called autonomous consumption. And जब हम इधर बात करें तो when consumption increases by increase in income, it is known as induced consumption. ठीक है, autonomous consumption, so it is generally done in the government sector, और अगर induced की बात करें तो it is generally done in private sector. ठीक है, then it is the income inelastic, that is it is not affected by changes in income level, or induced consumption it is income elastic, that is it is affected by change in income level. ठीक है, अगर इसके आपको बेसिस पॉइंट लिखने तो क्या लिख सकते हो, सबसे पहला बेसिस होगा हमारा मीनिंग,
देन कौन सा सेक्टर जो है इसे करता है वो आ जाएगा, एंड देन क्या आ जाएगा आपका इनकम इलास्टिक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या दे सकते हैं, एक इनकम इलास्टिक कि कौन सा पर्टिकुलर इनकम इलास्टिक है और कौन सा नहीं है। सो यूजुअली ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है दैट इज जब इनकम नहीं भी हो रही है तब कंजम्पशन करना, या फिर इनकम लेवल से जो है कंजम्पशन पर कोई इफेक्ट नहीं होना, ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो जनरली क्या करती है, मेट करती है। और वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां पर हम लोग जो आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर, एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एक्सेस डिमांड। ठीक है, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि अगर एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है तो उसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना कैसे हेल्पफुल रहता है। अब ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, एक्सेस डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हो गया कि आपकी इकोनॉमी में ऑलरेडी मनी सप्लाई हाई है, लोगों के पास में पैसा है तभी वो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो अब अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो आरबीआई या फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो ये मनी सप्लाई है उसे कम करना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई कम करने से लोगों के पास में या इकोनॉमी में जब मनी कम होगा तो लोग स्पेंड भी कम करेंगे, और जब स्पेंडिंग कम होगी तो एक्सेस डिमांड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, वो कम चीजों को खरीदेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है एक्सेस डिमांड उससे कंट्रोल में आ जाएगी। ऑल राइट, तो क्यों जो है ये कंट्रोलिंग कैसे हेल्प करती है, आई गेस ये चीज अभी जो है आप लोगों को क्लियर हो गई है। एक बार इसका आंसर देख लो और जो है चीजें क्लियर हो जाएगी। सो व्हेन द प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द अवेलेबल आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, this situation is termed as excess demand. It leads to inflationary gap in the economy. ठीक है, it arises because of increase in money supply due to deficit financing, leading to increase in consumption demand or an increase in autonomous investment without the corresponding increase in savings. So there is the need to reduce money supply in the economy in order to curb the demand levels in an economy. As the purchasing power will reduce, aggregate demand levels will come down. This can be done both by using monetary and fiscal policy. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ये आपका जो एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा उसको आंसर कर रहा है कि जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज क्यों हुई, इस रीजन की वजह से इंक्रीज हुई, और अल्टीमेटली ये जो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई अब उसे रिड्यूस करने की जरूरत है, तो उसे रिड्यूस किया जाएगा तो जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस होगी और जो एग्रीगेट डिमांड लेवल्स है वो कम आ जाएंगे। ठीक है, वो कम हो जाएंगे, तो उससे जो है आपकी एक्सेस डिमांड ठीक हो सकती है। ठीक, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। What is meant by investment? What are the two types of investment? State its difference. ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं और उनका जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं क्या होता है। सो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले हमने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में क्या किया, इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो है एक्सपेंडिचर जो कि इनकर किया जाता है ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। ठीक है, ये इंक्लूड करेगा वो एक्सपेंडिचर जो कि इनकर किया जा रहा है मशीनरी पर, बिल्डिंग पर, इन सारी चीजों पर। नाउ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। फर्स्ट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दो टाइप के क्या है, इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि ये नॉट एक्सप्लेन सॉरी इन दोनों में डिफरेंस बता देंगे। डिफरेंस हमसे पूछा गया है तो इन दोनों का हम लोग डिफरेंस बता देंगे। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक साइड लिया, एक साइड पे लिया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इट इज जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, वहीं ऑटोनॉमस की बात करें तो इट इज जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम इलास्टिक होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, इनकम इलास्टिक, वो इनकम लेवल से अफेक्ट होता है। वहीं जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो इनकम इनइलास्टिक होता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है दैट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है इट इज डन फॉर सोशल वेलफेयर। ऑल राइट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट्स कर्व स्लोप अपवर्ड्स एज इट इज इनकम इलास्टिक। अगर हम लोग डायग्राम देखें तो ये आ जाएगा, दिस इज योर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
तो अगर हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका स्लोप कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग, कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगी आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन वहीं अगर हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इट्स कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट इज इनकम इन इलास्टिक। तो इसका कर्व ये है कि आपकी इनकम लेवल्स को आप कितना भी बढ़ा दो या कितना भी कम कर दो, जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहने वाला है। तो इन 4 पॉइंट्स के अलावा एक 5th पॉइंट आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि इनका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, यहाँ पर एक और बेसिस पॉइंट हमारा आ जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उससे जो है आप इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आई होप सो कि ये जो सारे क्वेश्चन थे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। तो ये कुछ हम लोगों ने अपना जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लिए। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप सो कि ये चीज़ जो है, ये जो पूरा वीडियो है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ जाते हैं और इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये जो सारे वीडियो लेक्चर्स है स्टूडेंट्स, ये आप एक्सेस कर सकते हो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, या फिर जो हमारी वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स की www.magnetbrains.com, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है वहां से भी। वेबसाइट और ऐप पर आपको बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में हर एक चीज अरेंज्ड मिल जाएगी। सो इफ इन केस अगर आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट वगैरह फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, सो यू कैन एक्सेस मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है एंड जो ऐप है वो। ऑल राइट, ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।